हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मई 4 2023 के एडिटोरियल सेक्शन में, इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल सेक्शन में आपका स्वागत है। इधर जैसे कि मैंने बताया कि मैं सीरीज़ चालू किया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें मैं सिर्फ एडिटोरियल पेज कवर करता हूँ इनका। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वीडियो में मैं इकोनॉमिक टाइम्स भी कवर कर दूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम आप ये वीडियो चालू करते हैं अब हम। तो आज 4 आर्टिकल्स हैं। अम, चारों में बोलूँगा काफ़ी वैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में काफ़ी लाइट आर्टिकल्स है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 आर्टिकल्स में आपको बहुत वो समझ में आ जाएगा, बट ठीक है। मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव तो नहीं बोलूँगा मैं, जनरल चीज़ें है। तो एक बार देखना चालू करते हैं। एक तो ये बाय रीडिंग द बुक ऑफ जॉब। इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि भाई जो हमारा स्किल सेट है आने वाला टाइम में वो काफ़ी बदल जाएगा। कुछ वर्कर्स जो अभी के डेट पे काम कर रहे हैं वो कुछ अलग स्किल से काम करेंगे, कुछ की जॉब भी पूरी चल जाएगी। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं, इनफैक्ट जो जीडीपी स्लो डाउन हो रही है अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, और जो रशिया यूक्रेन वॉर जो इंस्टेबिलिटी जो कर रहा है, तो इसके कारण भी कई सारे जॉब हैम्पर हो सकते हैं। तो एक बार देखेंगे ये आर्टिकल। फिर उसके बाद इंडिया एक कैपिटल आइडिया। ये बेसिकली ना देखिए, कैपिटल हिल क्या है, जहाँ पे अपना यूएस कांग्रेस बैठती है। तो जो यूएस, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट हो गया, तो यूएस कांग्रेस जहाँ बैठती है, तो उनके उनके मतलब यूएस कांग्रेस इनफैक्ट यूएस पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि भाई कैसे इंडिया और यूएस अपने रिलेशंस को यूएस पार्लियामेंट में सुधार रही हैं, कौन कौन से बॉडीज़ हैं जो कि इसके लिए इफेक्टिवली काम कर रही हैं, और क्या क्या उसका आउटकम आया, क्या क्या उसका इम्प्रूवमेंट आया, और ये सब चीज़ों को लेके है। तो और करंट सिनेरियो से भी थोड़ा मैच किया गया है कि भाई करंट सिनेरियो में इंडिया यूएस का क्या रिलेशंस चल रहा है, क्यों यूएस काटसा इम्पोज नहीं कर रहा है इंडिया पे, क्यों उसको एक फ्री हैंड दे दिया गया, तो वो उसके बारे में। फिर ये इसके बाद ये छोटे आर्टिकल्स है। ये छोटे आर्टिकल्स में तो कहता हूँ डिस्कशन के टाइम में अपन ख़त्म कर सकते हैं इसे। पहला तो ये है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ दे गो। एक्चुअली ये आर्टिकल एयरलाइंस के ऊपर है कि कैसे इंडियन एयरलाइंस में कई सारे प्लेयर्स आए स्टार्टिंग से, और कुछ ने थ्राइव किया, कुछ ने मतलब इंसॉल्वेंटी डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, या मतलब बंद कर दिया अपने ऑपरेशंस क्योंकि लॉस हो रहा था। अब अगर देखा जाए तो जब हमारा एयरलाइंस चालू हुआ था, तो उस टाइम के ऑलमोस्ट सारे एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, सारे एयरलाइंस बंद हो चुके हैं। चाहे आप इंडियन एयरलाइंस बंद ले लो, एयर इंडिया बच गया क्योंकि चलो ठीक है, इंडियन एयरलाइंस तो वैसे मर्ज हो गया था, बट एयर इंडिया इसलिए बच गया क्योंकि चलो ठीक है टाटा ने उनको टेक ओवर कर लिया। चाहे किंगफिशर ले लो, एंड ऑल दोज एयरलाइंस जो कि हम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखते थे, दीज ऑल आर नॉट गॉन। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है ईस्ट वेस्ट एंड मोडी लिफ्ट, फिर उसके बाद दवानिया, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा ऊपर नीचे है तो इनका ये कहने का मतलब है कि सारे एयरलाइंस बंद हो गए एंड सारे एयरलाइंस लॉस में जाके अपने आप का ऑपरेशन शट कर दिए। तो इसी कारण ये कह रहे कि भाई रीजंस क्या है इसका शट डाउन करने का। तो रीजंस आप ये समझिए कि भाई एक तो ये ड्रॉ कर रहे एनालॉजी एक इसके साथ इंडियन रेलवेज़ के साथ। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ भी अगर कोई भी होता तो वो बंद हो जाता अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होती, और गवर्नमेंट को एक बार बार बूस्ट नहीं मिलता, बार बार फंडिंग नहीं मिलता बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से। अगर इंडियन रेलवेज़ को अगर फंडिंग नहीं मिलता तो वो कब का बंद हो चुका होता। फिर उसके बाद इंडियन एयरलाइंस जो है वॉलेट कॉन्शियस पैसेंजर्स को लेके फ्लाई कर रहे हैं। मतलब कई बार प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, हालांकि मैं इस बात पे अग्री नहीं करता हूँ। क्या वॉलेट कॉन्शियस मतलब, बस आज 5-5 6-6 हज़ार की टिकट या 10-10 हज़ार की टिकट, आई वोंट से कि वॉलेट कॉन्शियस पीपल लोग को लेके फ्लाई कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रिप कई बार सस्ता हो जाता है कंपेयर टू डोमेस्टिक, तो ठीक है, एक पॉइंट था तो मैंने बता दिया।
फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि भाई जो फ्यूल है, जो जेट फ्यूल है, उनके जो पेमेंट्स है, उनके उन पे जो टैक्सेस लगते हैं, वो कई बार मतलब इन्फ्लेट हो जाते हैं, बट इंडिया में उस हिसाब से अपन वो नहीं कर सकते, फेयर्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो इसके कारण भी ऑपरेटिंग कॉस्ट तक उनके लॉस में जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं ऑथर टेलीकम्युनिकेशन से, कि भाई टेलीकम्युनिकेशन में भी क्या होता है कि अपफ्रंट जब आप स्पेक्ट्रम कॉस्ट पे करते हैं तो आप एक साथ में उसे रिकवर नहीं कर लेते हो। तो वैसे सिविल एविएशन में है भाई कि आप जो कॉस्ट पे करते हो तो आप उसको एकदम इमीडिएटली रिकवर नहीं करते हो, आप इवेंचुअली रिकवर करते हो उसको। एंड in both telecom and civil aviation, India is entering a select club of world's largest markets. These markets in India require an unusually high degree of concentration of function. मतलब वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड तो होना पड़ेगा इंडिया के एयरलाइंस को, थोड़ा सा फ्यू हैंड्स में जाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। ये बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं कि एयरलाइंस में ओलिगोपोली हो तो एयरलाइन सर्वाइव कर जाएगी। पता नहीं कहाँ का जस्टिस है। बट एक तरह से आप ये भी देखो कि अगर एयरलाइन सर्वाइव नहीं करेगी और ऐसे ऐसे बंद होती रहेगी तो फिर इंडियन पैसेंजर्स को भी तो कम्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ है कि फिर इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरवेंशन होना चाहिए और गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद एक ये आर्टिकल अप्रैल्स जीएसटी हाइक कलेक्टर्स आइटम, ये बेसिकली ये बोल रहे कि अप्रैल के जो गवर्नमेंट और सारे प्रेस मीडिया वगैरह सब बोल रहे हैं कि अप्रैल में देखो 1.87 लाख करोड़ कर लिया है हम लोग ने, तो ये कर लिया हम लोग ने, तो वो कर लिया है। बस आपके जो ये 1.87 लाख करोड़ है ना, जितने ये ऑलरेडी हमारे बजट में फोरकास्टेड था, तो डोंट बोस्ट अबाउट इट। ये हमारे बजट में फोरकास्टेड था और ये इतना होने के बाद भी हमें पता है कि टैक्स बैलेंसिंग कितना आएगा बाय ईयर एंड और हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना आएगा। सो आपको इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ने ऑलरेडी बजट करके रखा था। और टैक्स बैलेंसिंग क्या होता है कि भाई जितना आपका जीडीपी इंक्रीज़ हुआ उतना रेट से आपका टैक्स इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ को लेके भाई गवर्नमेंट ये ऑथर कह रहे कि भाई इतना तो फोरकास्टेड ही था, फिर आप इस चीज़ में इतना हर जगह क्यों आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि देखो ये हो गया फिर वो हो गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ये ऑथर ये भी बोलते हैं कि भाई अगर इसी पेस से चलता रहा तो 1.6 लाख करोड़ हो जाएगा बाय एंड ऑफ मार्च। तो ऑथर बोल रहे कम ही होगा, ये बढ़ेगा नहीं। आप ये मत बोलिए कि हम इतना कर लिए तो अगले महीने और कर लेंगे। एक्चुअली ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बढ़ा क्यों, आप ये चीज़ देखिए, बढ़े 3 रीजन्स की वजह से। एक तो एंड ऑफ फिस्कल, दूसरा हाई इन्फ्लेशन और तीसरा फिर इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो वो एंड ऑफ फिस्कल और हाई इन्फ्लेशन वाला चीज़ ऑथर बोलते हैं कि भाई ये तो सस्टेन नहीं करेगा। मतलब फिस्कल जो ईयर एंड है, और एक्चुअली फिस्कल ईयर एंड मार्च में होता है, बट अप्रैल में भी क्या होता है कि भाई जब आप स्टार्ट करते हैं मतलब अपने जो ईयर पे, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन भी सस्टेन नहीं करेगा आपका, और ये दोनों फैक्टर सस्टेन नहीं करेंगे। हाँ, सस्टेन सिर्फ ये चीज़ करेगा कि आपका जो इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भाई रेवेन्यूज़ मतलब गवर्नमेंट जो है कई सारे टैक्स अमेंडमेंट्स लेके आके उस चीज़ को कर्व कर रही है, जो आपका जो लूप होल है उसको कर्व कर रही है। हाँ, उसके कारण जल्दी इंक्रीज हो सकता है। फिर ऑथर ने कुछ सजेशन दिया है कि भाई आपको ये अगर लग रहा है कि भाई हम टैक्स को वो करके बढ़ा के हम कर देंगे, तो ऐसा मत सोचिए। आपको पहले तो एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे लेके आना पड़ेगा। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे ये है कि भाई आप वो टैक्स का रेट लगाइए जिससे हम उतना ही टैक्स कलेक्ट कर पाए जितना हमारा पहले जीएसटी और सर्विस टैक्स और एक्साइज वगैरह में था और वैट में था, तो उतना ही आप रेट लेके आइए सो दैट सेट ऑफ हो। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम उतने रेट तक भी अभी तक नहीं पहुँचे। से सपोज मान लो 14.3% अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा टैक्स इक्विवेलेंट रेट है, सॉरी जो हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, तो भाई 14.3 अगर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है तो ये 14.3 में आप उतना ही जीएसटी का कलेक्शन होगा जितना पहले के लॉज में वैट और इसका कलेक्शन रहता था, सर्विस टैक्स वगैरह का। अभी ये रेट लगभग उससे कम है। तो ये चीज़ बोल रहे कि भाई आप थोड़ा सा, और ऑथर कह रहे कि हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को पहुंचने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि भाई
टैक्स के रेट्स बढ़ाए, हम इनफैक्ट ये करेंगे कि स्लैब्स को थोड़ा कम कर दे भाई, 28% है, फिर 18% है, फिर 10% है, फिर 5%, ऐसा नहीं करके थोड़े स्लैब्स को कम कर दे, और कुछ गुड्स को 18 से 28 ले जाए, कुछ गुड्स को 18 से 10 ले जाए, ऐसा। फिर उसके बाद वो कह रहे कि भाई लास्ट में जैसे कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ सकता है। तो अब फाइनली ये 2 आर्टिकल्स बचा। एक तो आपका ये बाय रीडिंग द बुक ऑफ जॉब, और इंडिया कैपिटल आइडिया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी कोई वैसा आर्टिकल नहीं है, यूएस पॉलिटिक्स के हिसाब से इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बट इंडियन मतलब इंडियन मार्केट वगैरह को लेके तो ऐसा कुछ सच दिया नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में है थोड़ा। पहले तो ये ऑथर ये कहते हैं कि भाई हमारे जो कैपिटल हिल में जो जितने भी कांग्रेसमैन बैठ रहे हैं, वो लोग आज के डेट में इंडिया से काफ़ी क्लोज होना चाहते हैं। मतलब इंडिया और इनफैक्ट एशिया के जियो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, और लोग ये चीज़ जानते हैं कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। जो ये है कि भाई यूएस इंडिया समिट हुआ था, उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही इस पार्टनरशिप को एंडोर्स किया, मतलब दोनों ने इस पार्टनरशिप को सपोर्ट किया। इनफैक्ट आरू खन्ना जो कि उधर के कांग्रेसमैन है, वो डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पता है ना, यूएस में 2 पार्टीज है, एक डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेमोक्रेट पार्टी में है कि रिपब्लिकन पावर में है। तो बैक टू आवर आर्टिकल कि भाई आरू खन्ना जी जो है वो डेमोक्रेट है उधर के, और वो इंडिया कॉकस एक कोएलिशन है जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में थोड़ा अपना सजेशंस देता है, थोड़ा अपना इम्प्लीमेंटेशन करवाता है ज़बरदस्ती यूएस गवर्नमेंट से, सो दैट इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग बना रहे। तो उस पार्टी को वो को चेयर कर रहे थे इस बार, तो उन्होंने भी ये चीज़ सपोर्ट किया कि भाई हाँ, इंडिया का हम इम्पोर्टेंस जानते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी चीज़ बोले कि भाई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इनके साथ है, इंडिया के साथ है। फिर हम पूरे मतलब इंडिया यूएस के रिलेशंस को ऊपर करके रखेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद आर्टिकल में ये क्या है कि भाई जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो आपका यूरोप से निकल के अब इंडिया की तरफ जा रहा है, कुछ कंप्लाइंसेस है जो कि करना है, बस उसको एक बार ऐसे मिलते ही वो इधर चल जाएगा, मतलब इंडिया चल जाएगा। पता है ना, जनरल इलेक्ट्रिक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उसी के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई यूएस मतलब वो अब इंडिया में भी अपना प्लान डालना चालू करेंगे। फिर उसके बाद कह रहे कि भाई ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रंट पे थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कभी कभी लेके डिस्प्यूट हो जाता है, फिर कभी कभी डेटा लोकलाइजेशन को लेके हो जाता है, बट अगेन उस चीज़ का भी सोल्यूशन हो रहा है, उस चीज़ के लिए भी बायलैटरली चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा कि ऑन स्ट्रेटेजिक फ्रंट, दैट इज़ ऑन जियो पॉलिटिक्स फ्रंट, इन्होंने ये कहा है कि भाई यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने ठीक किया कि भाई इंडिया को स्टैंड देने दिया ऑन यूक्रेन। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि भाई इंडिया जो है काफ़ी ठीक काम कर रहा है यूक्रेन के स्टैंड को लेके, और हमें इस चीज़ को कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया मतलब रशियन यूक्रेन वॉर में जो इंडिया का जो स्टैंड है उस चीज़ को लेकर काफ़ी सही अप्रोच है, वो तारीफ़ करते हैं इंडिया की। और वो कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को इंडिया को प्रेशर नहीं करना चाहिए, ना ही हम लोग को इंडिया को ये बोलना चाहिए कि भाई हम क्यों तुम रशियन ऑयल बाय कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। कोई इंडियन इकोनॉमी के लिए जो भी चीज़ रहेगा वो चीज़ इंडिया को करना पड़ेगा। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यूएस कब से इतना दिलदार हो गया, सबसे वैसा कंट्री कि भाई जो वॉर कराए और अपना फ़ायदा उठाए, तो यूएस कब से इतना वो हो गया? क्योंकि यूएस जानता है कि इंडिया के अगर एशिया में कोई ऐसा कंट्री है जो कि चाइना को डिफेंड कर सकता है, दैट इज़ इंडिया। तो यूएस ये कहता है कि भाई आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कराओ तो ही अच्छा रहेगा। फिर आप अपने डिफेंस के पर्पज़ के लिए नॉर्दर्न बाउंड्री में जो है
रशिया के अपने वेपन्स डिप्लॉय कर दो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस चाइना को टैकल करो, हम आपके लिए सब कुछ वो करने के लिए तैयार है, रिलीफ देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट इंडिया एक काटसा जो एक्ट आया था जिसके तहत मतलब रशिया से, अगर रशिया नहीं, इनफैक्ट ये एक्ट पहले की बात है, इसे बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका के जो भी एडवर्सरी रहेंगे, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, अगर आप इनसे, हम अगर काटसा किसी कंट्री पे लगा रहे हो और आप उससे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप भी काटसा के प्रोविजन में आ जाओगे और आपको भी फिर हम पनिश करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे आपके ऊपर बेसिकली। तो इंडिया को उस चीज़ से रिलीफ दे दिया गया, डिस्पाइट इंडिया जब चीप ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। फिर उसके बाद काटसा जो है मतलब कांग्रेस से तो हो गया पास, लेकिन बस वही है कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, जो कि जहाँ तक है 99 के 100% बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिलीफ देगी। बिकॉज जब कांग्रेस में इनका सपोर्ट है, बाइडेन खुद ही इतना चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छा करना, तो बाइडेन इस चीज़ में वो नहीं करेंगे। बस यही आर्टिकल है, इस पर मेनली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है, बाकी थोड़े बहुत डिटेल्स में है, वो थोड़े अपने ऑथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है ऐसा। लास्ट आर्टिकल है कि बाय रीडिंग द बुक ऑफ जॉब। ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि भाई आज के डेट में न्यू एज टेक्नोलॉजी हो गया है, इनफैक्ट इकनॉमी स्लो ग्रो कर रही है, पैंडेमिक आ गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो ये सब के कारण क्या है कि हमारे जॉब मार्केट काफ़ी अफेक्ट हुए एंड इनके इनके अकॉर्डिंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इंडिया में कई सारे जॉब्स, इंडिया क्या है इनफैक्ट वर्ल्ड में कई सारे जॉब्स जो है ज़्यादा वाइप आउट हो गया कंपेयर टू ज़्यादा जो क्रिएट हो, डेफिशिएंसी आएगा, बट इंडिया में वो चीज़ थोड़ा कम है। इंडिया में सरप्लस रहेगा बट उतना भी नहीं रहेगा, जैसे 12% ग्रोथ एंड 10% डिक्लाइन बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा बट इतना भी नहीं। फिर इसके बाद वो कह रहे कि भाई फिर इस चीज़ का क्या सोल्यूशन, तो चलो बाद में बोल रहे हो, बट वो बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ से जॉब ग्रो करेगा, जैसे कि ग्रीन ट्रांजिशन पे जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उससे जॉब ग्रो करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी पे, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ये सब चीज़ के कारण जॉब ग्रो करेगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में थोड़ा जॉब ग्रो करेगा, न्यू एज टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा जॉब ग्रो करेगा, और ये सब चीज़ के कारण थोड़ा सा ओवरऑल एशिया और वेस्ट एशिया में जॉब ज़्यादा ग्रो करेगा। नाउ फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई कुछ कुछ कंपनीज ऑब्वियसली न्यू एज टेक्नोलॉजी के कारण अगर जॉब क्रिएशन सोच रही है, तो कुछ कुछ कंपनीज उसके कारण जॉब का डिक्लाइन भी सोच रही है। अब जैसे अगर बोले तो भाई जनरेटिव एआई, जैसे मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, आई थिंक May 1 में मैंने बताया था कि भाई जनरेटिव एआई जो है उससे जॉब्स कुछ कुछ क्रिएट भी होंगे और बहुत सारे जॉब लॉसेस भी होंगे, जैसे कि कैशियर्स हो गया, क्लर्क्स हो गया, बैंक टेलर्स हो गया, सेक्रेटरीज हो गया, इनके जो अकाउंटिंग के लोग हो गए उनके जॉब्स काफ़ी थ्रेट में हैं। और जो जो आप समझ लो जो टेक बेस्ड जॉब्स है, वो सब के जॉब्स थोड़े थ्राइव करेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल स्किल्स भी जो है उसके कारण भी लोग जो इंडिविजुअल स्किल्स जो है वो कम होते जा रहा है, लोग अपस्किल नहीं कर रहे, रीस्किल नहीं कर रहे अपने आप को, तो उसके कारण भी जॉब जो है जा सकती है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लास्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, तो सोल्यूशन में ये काफ़ी ऐसे तो देखो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को है थोड़ा सा इंटरवेन करना चाहिए, आपको जो है ग्रीनर टेक्नोलॉजी बेस्ड थोड़ा जॉब को खुद ही प्रमोट करना चाहिए। इनफैक्ट यूज़र्स को, या यूज़र्स कह रहे हो या जो खुद जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ सजेशन है कि भाई आप जो है थोड़ा ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स को परस्यू करो, उसमें थोड़ा स्किल करो, उसमें अपने आप को रीस्किल करो। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को ये सजेशन है कि भाई आप अपना जो रीस्किलिंग ट्रेनिंग है, अपस्किलिंग ट्रेनिंग है, उसे आप थोड़ा सा बढ़ाओ। फिर उसके बाद कंपनीज़ की तरफ से ये सजेशन है कि भाई कंपनीज़ को ये करना चाहिए कि भाई अपना जो एम्प्लॉयज़ है उनको इनफैक्ट आप फायर मत करो, आप उनको अपस्किल करो सो दैट वो न्यू एज टेक्नोलॉजी में वो हो जाए। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है इन्फोसिस। इन्फोसिस हमेशा कुछ ना कुछ बजट एलोकेट करके रखता है जो कि वो ट्रेन करे। इनफैक्ट
इन्फोसिस का ये रहता है कि भाई उन्होंने खुद कहा है कि भाई वी समटाइम्स फील दैट वी आर नॉट रनिंग अ कंपनी, वी आर रनिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो वैसा रहता है कि भाई आप अपने आप को थोड़ा सा न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी पे रिस्किल करो, और उसी से ये कह रहे हैं कि भाई देखो फ्यूचर में तो वर्क बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत है, जस्ट दैट आप कितना उस चीज़ को फोकस में ले रहे हैं, गवर्नमेंट उस चीज़ को कितना फोकस में ले रही है, जो जॉब कर रहा है खुद वो कितना अपने आप को चेंज कर रहा है, और लास्टली एम्प्लॉयर्स के ऊपर। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जॉब्स के मार्केट कैसे होंगे। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आर्टिकल अच्छा लगा आपको एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर मुझे बताएं, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। और अगर लास्टली हाँ आप चाहते हैं कि भाई मैं पूरे इकोनॉमिक टाइम्स को कवर करूं, तो ऐसे क्रिस्प तरीके से मैं इकोनॉमिक टाइम्स को भी कवर कर सकता हूं, पर उसमें आपका बस यही सपोर्ट चाहिए रहेगा कि आप मुझे बताइए, एटलीस्ट इन्फॉर्म करिए। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।